सॉरी, रिएक्शन रिकॉर्डिंग कहाँ चली गई? रिकॉर्डिंग तो हो रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप लोगों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। हमारे साथ दो शिक्षक हैं, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी और श्री लता मैम जी। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और आप लोगों का स्वागत। और फिर हमारे साथ हैं डिम्पल जैन, ललिता वी और श्रद्धा पोफले। तो आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने शिक्षा और शिक्षक से संबंधित बातें की थी। तो एक बार फिर से आप लोगों का परिचय मैं दे दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हैदराबाद से, जो कि भाषा के शिक्षक हैं और शिक्षा संसाधक, भाषाविद, पाठ्य पुस्तक लेखक और कवि के रूप में ये अपनी सेवाएं समाज को देते रहते हैं। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और फिर हमारे साथ हैं श्रीलता मैम, श्रीलता सुरेश जी। श्रीलता सुरेश जी बेंगलोर की निवासी हैं। इनकी मातृभाषा कन्नड़ है और आप 16 सालों से स्कूल और कॉलेजों में शिक्षिका रही हैं। 7 साल से ऑनलाइन की शिक्षिका रही हैं और अनुवादक का काम भी करती हैं। और आपकी एक सफल पुस्तक निकली है, असफलता एक चुनौती। सफल पुस्तक, असफलता एक चुनौती, बहुत सुंदर बात है। और उसके अलावा आप कविताएं, लघु कथा सभी लिखती हैं। और ये एक बड़े हर्ष की बात है कि आपकी मातृभाषा कन्नड़ है और आप हिंदी में भी बहुत लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। और राजीव सर की भी बहुत सारी किताबें जो हैं शिक्षण और भाषा संबंधी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। हिंदी शिक्षण पद्धति, शैक्षणिक दृष्टिकोण, हिंदी भाषा बोध, सरल हिंदी व्याकरण और इस तरह की अनेकों पुस्तकें। और फिर है हमारे साथ श्रद्धा पोपली, जो कि नागपुर से हैं, महाराष्ट्र से। सीए की छात्रा हैं और हिंदी की कविताओं में बहुत रुचि है और बहुत सुंदर कविताएं लिखती है। और इनकी कविताओं में हमें एक क्रांतिकारी पक्ष दिखता है, एक नए विचार दिखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में आप सितार वादन भी सीख रही हैं, तो ये एक आपका और बहुत सुंदर पक्ष है कि आप कला के क्षेत्र में भी हैं, विज्ञान के साथ साथ। क्योंकि सीए में तो हिसाब किताब ज्यादा होता है ना, तो वहाँ दिमाग की बातें हैं। और जब आप कविता और सितार वादन की बात करती हैं तो ये दिल की बातें हो जाती हैं। तो एक आपके नाम के अनुरूप ना दोनों संगम है, आप हृदय और बुद्धि का। और फिर हमारे साथ हैं ललिता वी, जो कि बेंगलोर की बिशप विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज की छात्रा है डिग्री की, और बहुत सुलझी और बहुत समझदार, हर कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करने वाली। और पढ़ाई में निश्चित ही बहुत शौक रखती हैं, लेकिन कुछ कुछ इनके प्रश्न हैं शिक्षा से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित, जिसको हम आज लेंगे। और हमारे साथ हैं डिम्पल जैन, जो आगे फिर से बिशप कॉटन वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज की डिग्री कॉमर्स की छात्रा हैं। कॉमर्स तो पढ़ती हैं ये, लेकिन इनके हृदय में भी एक कवि हृदय कहीं ना कहीं गुनगुनाता है। कभी कुछ लिखने का प्रयास भी करती हैं और अपने कार्य में ये बहुत ज्यादा कर्मयोगी कह सकती हूँ कि अपने कार्य को ये बड़ा बहुत ही गंभीरता से लेती हैं और सभी कार्यों को करती हैं। और शिक्षा से संबंधित इनके पास भी कुछ बातें हैं, और इसीलिए आज हमने राजीव सिंह जी को बुलाया है, श्रीलता जी को बुलाया है, और मैं भी उपस्थित हूँ कि ये बच्चे हमसे क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि कल हमने बात की थी शिक्षा दिवस को लेकर के, कुछ बातें शिक्षक की, कुछ बातें छात्रों की। तो आज फिर से उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कल की जो हमारी एक विशेष बात थी, जिसमें कि ललिता भी ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था कि क्यों नहीं हम जैसे पुराने जो चीजें हैं ना, उस तरह से हम पढ़ाई करते हैं। तो खुले में हम पढ़ाई करें। आजकल हम बंद होकर के पढ़ाई करते हैं, तो हम खुले में पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक प्रश्न लेकर वो हमारे पास आई थी। तो आज उसी प्रश्न पर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूंगी कि कल राजीव सर जी ने हमें उस प्रश्न के बारे में अपनी बातें रखी थी, तो आज लता मैम से चाहूंगी कि उस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए फिर हम बच्चों से बातें करते हैं। नमस्ते सबको। जी जी हाँ, ललिता ने कहा था कि हाँ, खुले आसमान में पेड़ के नीचे बैठकर
जी जी पढ़ाया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हाँ, बिल्कुल। पक्षियों का अच्छा चहाना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जी आजकल शहरों में ये इतने सारे कंक्रीट बिल्डिंग्स ऐसे सब हो गए हैं, जगह कहाँ है बेटा? जगह की थोड़ी बहुत कमी रहती है। हाँ, स्कूल कॉलेजों में प्लेग्राउंड है, लेकिन वहां पे भी कहाँ घास, पेड़, वन महोत्सव होता है, लेकिन फिर भी हमारे अब तो पेड़ बहुत कट रहे हैं। तो अच्छा लगता है वैसे खुले आसमान, खुले जगह पे बैठे, बहुत ही अच्छा लगता है और एक फ्रेशनेस रहती है। लेकिन आजकल का जो बदलाव है, हमें ये स्वीकार करना है। मुझे इसमें एक बात समझ आती है श्रीलता मैम, कि मुझे लगा कि ललिता का सुझाव बहुत सुंदर है और हम लोगों को इस पर थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि ठीक है, शहरों में हम रोज तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम 15 दिन में एक बार एक क्लास जैसे खुले में ले सकते हैं। इस तरह के हम कोई टाइम टेबल सेट कर सकते हैं कि हम रूम से बाहर आकर बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि निश्चित ही वो एक अलग तरह का अनुभव होगा। तो बहुत सुंदर ये बात ललिता आपने कही। और ललिता, आप कल कुछ और भी पूछना चाह रही थी। जी मैम, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी धीरे धीरे जब पढ़ाई का महत्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे पढ़ाई का जो सिलेबस होता है वो भी बढ़ता जा रहा है। उस कारण हमारे दिमाग में वो रहता है कि हम लोगों को इतना सारा पढ़ाई करना है, तो कहीं ना कहीं वो इतना जो ज्यादा सिलेबस होता है वो हमारे दिमाग पे वो एक प्रेशर डालता है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा सिलेबस कम करना चाहिए? थोड़ा सा हमें खुद के मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए कि बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इतना सारा सिलेबस वो एक साथ पढ़ेंगे। राजीव सर, ये आपका प्रश्न है। जी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद और जी नमस्कार आप सभी को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है इनका। और सिलेबस को कम करने को लेकर के मैं आप लोगों को, बच्चों को यहाँ पे ध्यान यही दिलाना चाहूंगा कि सिलेबस में दो तरह की चीजें होती हैं। एक है उसमें कुछ सूचनाएं होती हैं, और दूसरी बात है कि उससे उसको जब हम पढ़ते हैं और जब उसको अनुभव करते हैं, अपने अनुभूति के साथ हम उसको पढ़ते हैं, तो वो हमारे अंदर एक कौशल के रूप में विकसित होता है। तो अधिक और कम का प्रश्न जो है ये इस पे निर्भर करता है। कभी कभी आप लोगों को पता होगा कि जिस काम में आपको मन लगता है उस काम में बड़ी चीजें भी आप जो है बड़ी आसानी से कर लेते हैं, बहुत कम समय में कर लेते हैं। तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो सिलेबस का जो विस्तार है वो आज की चुनौतियों को लेकर के आया है, और हम जो है उसमें जो मूल बातें होती हैं, देखिए एक ही बात को आप 10 पेज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और 2 पेज में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। बात यह है कि उस जब आप पढ़ते जाते हैं तो उसमें से आप कागज कलम लेकर के बैठिए और जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको आप नोट करते जाइए। इस तरह क्या होगा कि जब आप आगे आपका सर, आपका साउंड ऑफ हो गया है। राजीव म्यूट सर, कर लिए। आपका माइक ऑफ हो गया है। राजीव सर, आपका माइक ऑफ हो गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजीव सर, राजीव जी, हमारी आवाज नहीं जा रही है। राजीव सर, आपका माइक ऑफ हो गया है, म्यूट हो गया है, म्यूट हो सुनाई गया नहीं है। दे रहा। आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, जी अब ठीक है, अब सुनाई दे रहा है। और डिम्पल, आपका भी अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा सर, आपकी जी अब आपकी सुनाई दे- जी आप सुनाई दे रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। जी बोलिए। अच्छा, तो मैं आरंभ जी से शुरू जी करूं फिर, बीच से, कहां से हाँ। मतलब। जी, हाँ तो जी मैं ये कह रहा हूं जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, आज के समाज में ऐसी चुनौतियां हैं कि हमारा जी सिलेबस बढ़ना जो है वो स्वाभाविक है। हाँ इसको हाँ हम अगर रुचि के साथ पढ़ते हैं और एक प्लान करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम अधिक सिलेबस को भी जो है आसानी से जो है पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिलेबस अधिक है और आप उसकी मुख्य बिंदु पढ़ते समय नोट कर लेते हैं कागज कलम पे, तो उसे आपको दोहराने में आसानी होती है। पुस्तकों में विस्तृत रूप से इसलिए दिया जाता है, सामग्री दी जाती है ताकि आपको अच्छी तरह से वह बात समझ में आ सके। अब समय के अनुसार आप जो है मतलब इसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि वह सिलेबस बड़ा है।
10 पेज में भी अगर कोई चीज है तो उसमें मूल चीजें क्या है उसको आपको ध्यान में रखनी है, और उसमें सूचनाएं कितनी हैं और उन सूचनाओं का किस प्रकार से आप अपने आत्मसात करते हैं और किस प्रकार से उसे कौशलों के रूप में आप विकसित करते हैं, ये सब बातें महत्वपूर्ण है। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैंने 5वीं क्लास में जब पढ़ाई की थी तो फिर उस समय मैंने क्या क्या पढ़ा था, तो जाहिर सी बात है उस समय सिलेबस बहुत लंबा रहा होगा, लेकिन कुछ बातें वहां पे मैंने क्या सीखे, लिखना, पढ़ना, बोलना, जो कुछ भी सीखा वो आज तक मेरे काम में आ रहा है। बाकी सारी चीजें जो है हटती चली गई। तो इस प्रकार बच्चों को चाहिए कि जो कुछ भी सामग्री उनके पास है उसके आधार पर वो अपने कौशलों का विकास करें, और उसके आधार पे जो है वो हल्का महसूस करेंगे अपने पाठ्यक्रम को लेकर के। वैसे बहुत बढ़िया प्रश्न है, और पाठ्यक्रम फिर भी कम किया जाना चाहिए, मेरा भी ऐसा मानना है। मैं इससे सहमत हूँ, उसकी एक सीमा है, रखी जा सकती है। जी, मेरी भी एक विचार है इसमें। इनका जो साल भर का या सेमेस्टर या 6 महीने या 4 महीने का कोर्स है, ये शुरू से ही ये पढ़ने के लिए आरंभ कर दे तो इनको तकलीफ नहीं होगी। नहीं ये नहीं कि एग्जाम के पहले या एग्जाम के 1 महीने 2 महीने के पहले शुरू करें, तब तो थोड़ी बहुत मुश्किलात होगी। लेकिन शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दे, और जैसे ही शिक्षक सिखाने लगते उसी दिन उसके बारे में घर जाकर पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत आसानी रहेगी। आपका कहना बिल्कुल सही है जी श्रीलता मैडम जी, बात आपने कही। और एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी सर कि ललिता आप देखिए कि हमारे कॉलेज 1 साल का आपका होता है जिसमें आप 2 सेमेस्टर करते हो। 2 सेमेस्टर 6 महीने का होता है, और उन 6 महीनों में क्लासेस कितनी होती हैं? तकरीबन सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है। एक सब्जेक्ट के क्लास वीक में 4 क्लासेस सिर्फ होती हैं, और 6 महीने के कोर्स में आपको 4 महीने कॉलेज जाना होता है। उस 4 महीनों में भी अगर आप सैटरडे संडे निकाल दें और भारत में जितने 30 त्योहार होते हैं उनको सबको माइनस कर दें, तो मुझे लगता है मुश्किल से जो है हम 2 महीने 2.5 महीने कॉलेज जाते हैं, जहां तक मुझे लगता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि जितना आपको सिलेबस दिया जाता है और जितनी आपको पढ़ाई कराई जाती है उसके लिए आपको मुझे लगता है समय से ज्यादा सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। बल्कि मुझे अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं इसमें ये सोचना चाहती हूँ कि हम क्यों 1 साल एक क्लास में बर्बाद करते हैं। मुझे मतलब वो बर्बाद लगता है, क्योंकि 6 महीने तो हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। कभी गर्मी की छुट्टियां, कभी सर्दी की छुट्टियां, कभी सैटरडे, कभी संडे, कभी ये तीज है, कभी वो त्योहार है। तो मुझे तो लगता है कि जितना सिलेबस दिया जाता है और उस सिलेबस के हिसाब से जितना समय दिया जाता है, मैं फ्रैंकली बोलती हूँ बच्ची कि वो कम है। अगर आप उसको थॉरोली, जैसे कि लता मैम ने बताया, उस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो बहुत कम है आपके लिए वो सिलेबस। बल्कि मुझे लगता है कि हर 3 महीने या 6 महीने में नई क्लास पार कर देनी चाहिए। आजकल के आप लोग बच्चे जितने इंटेलिजेंट हो, इतना कुछ कंप्यूटर पर मिल जाता है, इतना फास्ट हो गया है सब कुछ। हम लोगों को तो जैसे लिखना पड़ता था ना, वैसे आपको नहीं पड़ता है। तो इतना फास्ट हो गया है कि मुझे लगता है कि 15 साल में जाकर के आप 10th पास होते हो, मुझे लगता है 12 साल में हो जाना चाहिए, 10 साल में हो जाना चाहिए। क्योंकि 6 महीने पर क्लास होनी चाहिए, बाकी 6 महीने तो हम खेल कूद ही कर रहे हैं ना। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, डिम्पल कुछ कहना चाहती है, बोलिए डिम्पल। सहमत है? नहीं, हम तो सहमत है, बच्चे सहमत होने चाहिए। हाँ, 10-12 साल में 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करे ऐसे बच्चे आजकल नहीं मिलेंगे मैम, बहुत टाइम। सब कर सकते हैं। पढ़ाई तो 6 महीने की है ना बेटा। देखो, साल भर में आप 6 महीने भी नहीं पढ़ते हो। 6 महीने तो आपके बर्बाद होते हैं सैटरडे संडे के नाम पे, 30 त्योहार के नाम पे, छुट्टियों के नाम पे। थिंक अबाउट इट। हमें आपने सही। चलिए, ठीक है। और भी एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा इंदु जी। जी जरूर। वास्तव में क्या है कि आजकल एक और अलग प्रकार की चुनौती देखी जाती है कि बच्चे जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अपनी पढ़ाई या कोई भी पाठ्यक्रम हो, उस पाठ्यक्रम को करने के बाद उन्हें अगर नौकरी पानी होती है तो उन्हें अलग से कोचिंग करनी पड़ती है। हाँ, बोलिए। उसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर उसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो उसका कारण यही है कि सिलेबस में तो ऐसी ये होना चाहिए कि ऐसी क्या क्या चीजें मिलाई जाएं जिससे उन्हें फिर से अलग, मतलब आप कोचिंग न लेना पड़े। ये बहुत बहुत जरूरी बात है
आप किसी के पास पूरी में डिग्री खत्म करके फिर स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग कर रहे हैं बाहर, और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सामान्य। बिल्कुल तो ये क्यों ना इन चीजों को जो है हम सिलेबस में मिलाते हुए उसको ऐसा बहुत व्यवस्थित करें। एक हिंदी में कहावत है कि अगर हम कहते हैं कि व्यस्त हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम व्यस्त नहीं है, हम अस्त व्यस्त हैं। मतलब कि हमारे बिल्कुल पास सही कहा, प्लानिंग नहीं, ठीक है ना, एकदम सही प्लानिंग नहीं। कहा। तो अगर आप जो है प्लान करते हैं किसी चीज को, तो मुझे लगता है कि आपको दिया गया सिलेबस जो है वो अधिक आपको नहीं लगेगा। आप कहने लगेंगे कि हमें और दीजिए कुछ पढ़ने को। और मैं आपको एक पाठ्यक्रम मतलब पुस्तक की समिति में हम लोग होते हैं, इस कारण से मैं एक और बात आप लोगों के सामने बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जब भी पाठ्य पुस्तकें या पाठ्यक्रम या सिलेबस बनाया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना होता है कि इसमें अगर कोई कमजोर छात्र है तो भी उसे कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन अगर कोई बहुत तेजी से पढ़ने वाला छात्र भी है तो उसे भी कोई नुकसान न पहुंचे। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई इसी प्रश्न का उत्तर, जो आप देखते ही हैं कक्षा में एक बच्चा होता है जो थोड़ा सा धीरे पढ़ रहा है, तो अब अध्यापक क्या करते हैं, उनको 2-3 लाइन उत्तर लिखवा देते हैं। और ये जो ज्यादा तेज होते हैं बच्चे, उनके लिए जो है मान लीजिए 100 शब्दों में ऐसे उत्तर दिया जाता है। आपको अगर प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखना हो तो 5वीं कक्षा का बच्चा भी लिखेगा, 8वीं का भी बच्चा लिखेगा, 10वीं का भी लिखेगा, पीजी का भी लिखेगा, लेकिन उसके स्तर में भिन्नता होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जो है सिलेबस को जो है अनेक दृष्टिकोणों से देखना पड़ता है। वो आज का सिलेबस नहीं है। ये सोचना पड़ता है कि जब आप बड़े होंगे, जब आप नौकरी के लिए जाएंगे, आज से 10 साल बाद, या छोटे बच्चों के लिए 10 साल बाद, आप 4 साल बाद, तो उस समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उस सबका प्रशिक्षण है ये पाठ्यक्रम। इस कारण इस प्रकार से दिया जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए अपनी तरफ से व्यवस्थित। हाँ डिम्पल, आप जी। मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आजकल के दौर वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे जो रहते हैं, प्री नर्सरी से जाते हैं, स्कूल भेजते हैं, उनको पहले से ही दबाव डाला जाता है, घर में इंग्लिश में बात करने शुरू कर देते हैं। जाते जाते उनको इंग्लिश में ही पूरा सिखाते हैं, प्री नर्सरी डाल देते हैं, डे स्कूल डाल देते हैं वहां पर ही। तो उनको एक ऐसा हो जाता है कि बाहर की एनवायरनमेंट बहुत अच्छी लगती है और घर में रहना बहुत कम लगता है उनको। तो आपका प्रश्न क्या है बेटा? वही इनका मैम कि प्रश्न बच्चों को छोटी उम्र में ही इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में क्यों, सब ये क्यों सीखो। होता है, आप ये कहना चाहते हो? लेकिन छोटी उम्र में मेरे ख्याल में उनको मातृभाषा में बातें करने से उनको अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है और घर वालों के लिए भी अच्छा है। और कुछ हद तक वो बाहर के एक प्री स्कूल या केजी वहां पे डालते हैं, लेकिन आजकल एक ये देखा गया कि 1 या 2 बच्चे ही घर पे रहते हैं और वो जो माता पिता जो बात करते हैं वही बात करने लग जाते हैं। आजकल छोटे बच्चे बड़ों की जैसे बात करते हैं। अगर वो बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर के वातावरण से मिलजुल कर रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलना है, कूदना है, वो अच्छा है। और हाँ, घर में घर की भाषा यानी मातृभाषा बात करना ही मेरे ख्याल में अच्छा है। तो बहुत सही कहा आपने श्रीलता मैडम जी। और मैं ये इसमें बात जोड़ना चाहूंगा कि ये जो उम्र होती है बच्चों की, छोटे बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय समस्या ये है कि हमारे पास किसी एक भाषा में बात करने के लिए कहा जाता है। जैसा इन्होंने कहा कि जब वो प्री प्राइमरी पाठशाला में जाता है या पाठशाला में भी बच्चे होते हैं तो कहते हैं अंग्रेजी माध्यम का है तो आप अंग्रेजी में बात करिए। समस्या यहीं से उत्पन्न होती है। अगर वहां भी उन्हें अपने मर्जी की भाषा में बात करने की अनुमति हो, तो वह उम्र इतनी मतलब ऐसी होती है कि जितनी भी भाषाएं उनके संपर्क में आती हैं, बच्चे आसानी से उन भाषाओं को सीख जाते हैं, अपने आप बोलने लगते हैं। तो यह तो मौका देने का है, भाषा वातावरण से सीखी जाती है। और मुझे लगता है कि पाठशाला की जो संस्थाएं हैं उनको भी इस बारे में विचार करना चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं
हमारे छात्रों को कि इस प्रकार के प्रश्न इनके मन में वे विचार उठ रहे हैं, अभी समय में ये सब सुधार के कारण होंगे, उसमें यस, भूमिका बहुत बहुत निभाएंगे। अच्छा प्रश्न है। और मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगी कि आपने जो पूछा ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि आज के माता पिता भी बहुत दबाव में हैं। उन्हें लगता है कि अंग्रेजी अगर नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल होगी आगे के लिए। लेकिन वास्तव में क्या है, मैं श्रीलता मैम की बात से सहमत हूँ बेटा, और सर भी ने भी कहा कि बच्चों की जो उम्र होती है ना, वो बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो आप प्रेशर डालें या ना डालें, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, और आज भी मैं अंग्रेजी में बहुत कमजोर हूँ। तो लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं और जैसे इन्वायरमेंट से वो जाते हैं, आज बच्चों को कन्नड़ भी आती है जो कि हमारे घर की भाषा नहीं है, ना हमने कभी बात की है। आज बच्चों को हिंदी भी आती है, आज बच्चों को इंग्लिश भी आती है। और चूंकि हम राजस्थान से हैं तो मैं घर में बड़ों से मारवाड़ी में बात करती हूँ, तो बच्चों को मारवाड़ी भी आती है। और कहीं उनके फ्रेंड्स हैं गुजराती तो उनको गुजराती समझ में आती है, किसी के फ्रेंड्स बंगाली हैं तो बंगाली समझ में आती है। तो उस इन सारी चीजों से मुझे लगता है कि जो ये हमने अंग्रेजी को यूं पकड़ के बैठे हैं ना, उसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बच्चे जो हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं, आप अपने जिस दोस्तों के साथ रहते हो उनकी भाषा आप अनायास ही सीख जाते हो, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। और अंग्रेजी तो निश्चित ही आज शिक्षा का एक माध्यम भी बना हुआ है, और उसमें कोई बहुत गलत बात है ऐसा नहीं है। लेकिन गलत बात यही हो जाती है जो आपका प्रश्न है, जब प्रेशर दिया जाता है कि घर में भी इंग्लिश में बात करो, स्कूल में भी टीचर्स कहते हैं आप अपने दोस्तों के साथ भी अंग्रेजी में बात करो। बिल्कुल भी उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर टीचर हमें सिखा रहे हैं और हम वैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, और तो धीरे धीरे अंग्रेजी ही नहीं, हम फ्रेंच और जापानी भी उसी स्पीड में सीख सकते हैं। एक बच्चे का बुद्धि जो होती है ना, बहुत विकसित होती है, बहुत जल्दी वो चीजों को सीखती है। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपका जो है ना, ये माता पिता को और शिक्षक को जरूर समझना चाहिए कि हमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए किसी भाषा को सीखने के लिए। जी हाँ श्रद्धा, आप कुछ पूछना चाह रही थी। जी मैम, प्रेशर जैसे आप लोगों ने सबने कहा कि प्रेशर में बच्चे तो जरूर है, क्योंकि होड़ लगी हुई है। हर किसी को अपने बच्चे के 90% आने चाहिए ऐसा लगता है, हर स्कूल को लगता है कि 100% रिजल्ट आना चाहिए। स्कूल फिर ट्यूशन, फिर जबरदस्ती थोपी हुई कोई एक्स्ट्रा करिकुलर चीज भी बहुत बार होती है। और इन सब में कहीं ना कहीं उस बच्चे का मानसिक विकास कहीं तो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और दे एंड अप इन डिप्रेशन। बहुत बार हम देखते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी शिक्षण प्रणाली कम पड़ रही है, या ये समाज व्यवस्था में जो होड़ लगी है उसके वजह से हो रही तकलीफ है? सर आप बताएं। जी, इनका प्रश्न बड़ा व्यापक है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये बहुत व्यापक प्रश्न है कि जो हमारे पास जो बच्चों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखा वर्ग है, युवा वर्ग, वह अधिक डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। और इसका कारण जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था है कि वो पहले से दबाव महसूस करने लगता है। और आश्चर्य तो यह है कि उस दबाव में रहने के बाद भी वो दबाव झेल नहीं पाता है। जब वास्तविक जिंदगी के दबाव जब उसके ऊपर आते हैं तो उसको झेल नहीं पाता है। बहुत सारी घटनाएं अभी हाल ही में हम लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में देखी हैं। तो निश्चय ही इसका कारण ये है कि जो कुछ, जैसा मैंने कही बात की, योग्यता की बात, कौशल की बात, तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल हम ज्ञान या जानकारी अर्जित कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। जिससे शिक्षा और दीक्षा की जो बात होती है, तो वो जो है समझिए कि हमारे पास प्रशिक्षण नहीं मिल पा रही है। और शिक्षा में जो है 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात है संस्कार, और दूसरी बात है समझ, और तीसरी बात है साहस। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो पहला जो संस्कार होता है ये हमारी संस्कृति से आता है, हमारे वातावरण से आता है। हम किस संस्कृति में हैं, हमारे माता पिता, घर और समाज के क्या संस्कार हैं, इससे पहली बात है कि हमारी शिक्षा जो पद्धति जो है वो दूर होती जा रही है। सब एक तो ये समस्या है। दूसरी बात हम जब कर रहे हैं समझ की, तो समझ आती है अनुभूति से। तो अनुभूति करके हम कितना सीख रहे हैं,
और कितना रट करके सीख रहे हैं। अगर हम अनुभव करके नहीं सीख रहे हैं तो समझिए कि हमें वो प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है, विवेक का प्रशिक्षण। क्योंकि पाश्चात्य ये में आप देखेंगे आज की जो शिक्षा पद्धति है वहां पे शिक्षा की बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति में संस्कार में विद्या की बात होती है। शिक्षा में जब संस्कार जुड़ जाते हैं तब वो विद्या का रूप ले लेती है, और शिक्षा में जब विवेक जुड़ेगा तभी वो विद्या कहलाएगी। किस परिस्थिति में आपको कैसा अपने ज्ञान का उपयोग करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और व्यक्तित्व में यह लचीलापन होना चाहिए। और इसके आगे आती है जो तीसरी बात की साहस, तो साहस पैदा होता है संघर्ष से। तो जब तक हम जो है आज की जो युवा पीढ़ी है सब कुछ बना बनाया मिल जा रहा है, आप चाहे गणित की बात करें कैलकुलेटर में कर लिए सीधा आ गया, आप मोबाइल पे बोल दिए लिखा हुआ आ गया, कल को तो ये चुनौती है कि कोई हाथ से लिखेगा कि नहीं लिखेगा। तो ये तरह तरह की चीजें हैं जो आधुनिक जो विज्ञान की देन है, इसके कारण जो है हमारे पास उत्पन्न हुए हैं। इसने सुविधाएं भी दी हैं और चुनौतियां भी दी हैं। तो इनका संतुलन हम किस प्रकार से बनाए रखते हैं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मूल्य शिक्षा की बात आ जाती है, नैतिक शिक्षा जिसे आप कह सकते हैं, और अन्य कौशलों की बात आती है, शारीरिक शिक्षण की भी, जो स्वास्थ्य शिक्षण की भी बात आ जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर हमें ध्यान देना होगा आज की शिक्षा पद्धति में, तभी इसे समाप्त किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर बात कही सर आपने। लता मैम कुछ कहना चाह रही हैं? जी 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 जी, ये प्रश्न सभी आजकल के सभी छात्रों को ये लागू होता है, क्योंकि आजकल ये जो है एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आसपास या हमारे पड़ोसी के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनके क्या मार्क्स आए, हमारे क्या मार्क्स आए, मेरी बहन के कल पिछले साल या 2 साल पहले उसके क्या मार्क्स आए थे, मुझे उससे ज्यादा मिलना है। इससे बेहतर है कि हम कल क्या थे और आज क्या है। कल हमने इतना पढ़ा है, आज हम इतना पढ़ेंगे। हम अपना ही कॉम्पिटिटिव रहें, ना कि पास पड़ोस उनका इनका। तो हम उससे हमारा उद्धार भी होगा, हम आगे भी बढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान या मेडिटेशन ऐसे करेंगे तो हमारा मानसिक ये एक शांत रहेगा। इस तरह से कुछ ऐसे सुझाव है जो दूसरों से कंपटीशन ना मान के उससे डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम क्या है उसको आप सोच लें, हम क्या है उसके बारे में समझ लें। आप लोगों ने बहुत इस बात का, इन्होंने जो पूछा बहुत सुंदर जवाब दिया। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जब बात मूल्य शिक्षा की आती है या नैतिक शिक्षा की आती है, तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्योंकि पहले जब हम बच्चे थे और हम जब पढ़ते थे ना, तो एक नैतिक विज्ञान, मोरल साइंस करके हमें एक सब्जेक्ट होता था, प्रॉपर सब्जेक्ट होता था। और आज जो है वो सब्जेक्ट कहीं खो गया है, आज वो बातें कहीं खो गई है। और आज जब हम बच्चों को दोष देते हैं कि आप लोग पाश्चात्य संस्कृति में घुल मिल गए हो, आप भारतीय संस्कृति को भूल रहे हो, सभ्यता को भूल रहे हो, उनके चरित्र का पतन हम देखते हैं, तो मुझे वो बच्चे नहीं दोषी लगते हैं, उसमें बच्चे जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार हमारी शिक्षण प्रणाली है। जैसा कि सर ने कहा कि शिक्षा के साथ जब बुद्धि का प्रवेश होता है, विवेक का प्रवेश होता है, तब वो विद्या बनती है। और भारत विद्या की बात करता रहा है शुरू से। तो श्रद्धा, मुझे लगता है कि जो जितनी होड़ हो रही है और जिस तरह से डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, जितने बहुत पढ़ने के बाद, जैसे सर ने कहा कि हम अलग से प्रशिक्षण लेते हैं, किसी चीज की तैयारी करनी है, तो फिर जो हम पढ़ रहे हैं कॉलेज में 3 साल 2 साल 5 साल, वो क्या था? अगर हम 6 महीने की परीक्षा देकर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो रहे हैं, 2 महीने की देके पास हो रहे हैं, तो हम कॉलेज में क्या कर रहे हैं? बहुत सुंदर ये सवाल था। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आज देख लीजिए बड़े बड़े पद पर जो लोग बैठे हैं, आज चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो या शिक्षक हो, मैं सबकी बात करती हूँ, जो भी बड़े पद पर बैठा है, वहां अगर उस पद की गरिमा नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नैतिक शिक्षा का मूल्य दिन पर दिन जो गिरते जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। तो आप एक शिक्षित व्यक्ति तो बनाइए, शिक्षा में चरित्र की जो बड़ी भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हम। इसलिए
जितनी हम नैतिकता देखते हैं, जितना हम मानसिक तनाव देखते हैं और जितना हम पतन देखते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये है। और अभी नई शिक्षा नीति जो आई है और आ रही है, अगर उसमें इस चीजों को ध्यान दिया गया तो बहुत खुशी की बात है और उसमें ये चीजें जरूर ध्यान देनी चाहिए। मैं कहती हूँ एक विषय नैतिक शिक्षा का बहुत जरूरी है और एक विषय शारीरिक शिक्षा का बहुत जरूरी है। शारीरिक शिक्षा से मतलब आप किस तरह से हेल्दी रह सकते हो, क्योंकि शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप शरीर से अगर स्वस्थ नहीं हो तो भी आप स्वस्थ नहीं हो, अगर आप मन से स्वस्थ नहीं हो तो भी आप स्वस्थ नहीं हो। तो एक नैतिक शिक्षा जिसमें कि मन को भी महत्व दिया जाए, एक शारीरिक शिक्षा जिसमें कि हमारे भोजन से लेकर के हर उन छोटी चीजों को ध्यान दिया जाए, चाहे योग हो या खाने की वस्तु हो। जो कि आजकल हम पिज्जा बर्गर खाते हैं, फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, दोष हम देते हैं इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को। सबसे ज्यादा बड़ा दोष मुझे लगता है हमारे खान पान को होता है। तो ये एक मेरी बात है जो आपके प्रश्न के अंदर थी। शायद मुझे लग रहा है कि मैं आपको जवाब देने में सक्षम हूँ, सही बोल पा रही हूँ, आपको संतुष्ट कर पा रही हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं। जी जी, आप सबने उसकी व्यापकता को बरकरार रखा और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये उत्तर, आप सभी के उत्तर अच्छे लगे। जी, तो मुझे लगा था कि डिम्पल कुछ पूछने वाली है। ऐसा कुछ आप पूछने वाले हो डिम्पल? मैम, मैं भाषा का बारे में पूछना चाहती थी। जो हमारी हिंदी भाषा है संस्कृत से ली गई है, संस्कृत से जुड़ी हुई है, हिंदी है, लेकिन आजकल उसको लैंग्वेज के तौर देखते हैं हम लोग, एक मेन सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ते। वो मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत सुंदर सवाल है ये सर। आपसे शुरू करें हम, और हमारे पास 5 मिनट का समय है, तो हम एक मिनट में हम लोग तीनों आपकी इस बात का जरूर जवाब देने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त में जी 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 सर। जी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूं कि आपके अभी जो पिछली बातें कहीं उसमें आ गई कि शिक्षा नीति में विषयों को मतलब भाषाओं को महत्व देना चाहिए, नैतिक विषयों को महत्व देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बच्ची का प्रश्न है वो ये है कि हम विषय का को तो दे दे अलग से, लेकिन उसको महत्व कितना देते हैं। मान लीजिए बच्चा पढ़ता है, 3 भाषाएं पढ़ रहा है, गणित पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, उसके बाद आपको सामाजिक अध्ययन भी पढ़ रहा है, लेकिन इसमें हम महत्व किसको दे रहे हैं? क्या हम सारे चीजों को महत्व दे रहे हैं बराबर? तो ऐसा नहीं है। सारे लोग जो है आजकल एक फैशन सा चल पड़ा है, गणित और विज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। तो ये सारी बातें भी हमें ध्यान में रखनी होंगी और जो बच्चे भाषाएं सीखते हैं उन्हें हमें प्रोत्साहित करना होगा। उनके लिए रोजगार के अवसर तो हैं ही, लेकिन उनको एक तरह का जो भाषाओं को जो लेकर के पढ़ते हैं उनके रोजगार की गारंटी एक प्रकार से देनी होगी हमें। तो जो है इन सबको प्रोत्साहन मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आपने मेरे ख्याल से जवाब दे दिया है। तो मुझे लगता है जब मैं एक ही बात इसमें कहना चाहूंगी डिम्पल, कि भाषा को जब आपके लैंग्वेज आपको दिया जाता है तो उसको आप एक विषय की तरह ना पढ़ें। अगर आप एक भाषा सीखने की दृष्टि से पढ़ेंगी ना तो वो बहुत रुचिकर भी होगा और उसको महत्व दिया जाने लगेगा। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे आजकल बाहर जाके जर्मन, फ्रेंच ये सारी भाषाएं सीखते हैं, तो उसी तरह से आप सोचे कि चलो मैं हिंदी भी एक भाषा की तरह सीखूं, या जो भी भाषा आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो संस्कृत है या कन्नड़ है या आपकी जो भी मातृभाषा हो, तो उसको एक भाषा की तरह सीखेंगे तो वो बहुत रुचिकर होगा और शायद इस तरह सीखने से हम उसको महत्व दे पाएंगे। तो हमारे पास 3.5 मिनट का और समय है। आप कुछ प्रश्न करना चाहती हैं ललिता या श्रद्धा? मुझे ऐसा लग रहा था। मैं पूछना चाहती हूँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम लोग अब पढ़ाई कर रहे हैं जी, पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, वो था जनरल नॉलेज जी। तो पढ़ाई के अलावा हमको जनरल नॉलेज का भी ज्ञान दिया जाता था कि आसपास क्या हो रहा है, हमारा पहले का भारत में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जैसे जैसे हमारी कक्षाएं बढ़ती जा रही है, हम लोग जनरल नॉलेज से दूर हट रहे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कॉलेजेस में या फिर जैसे जैसे हम आगे पढ़ाई करें, एक जनरल नॉलेज को भी महत्व देना चाहिए कि बच्चे जनरल नॉलेज के बारे में भी कुछ सीखे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जी मैं बोलूं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है।
क्योंकि शुरुआत में तो जनरल जीके या जनरल नॉलेज का एक विषय था, लेकिन जैसे पढ़ते जाते हैं, पहले तो आप न्यूज़पेपर वैसे सब पढ़ते नहीं थे, आजकल शायद पढ़ते हो, तो वो भी एक तरह का जनरल नॉलेज ही है। वो तो उससे भी ज्यादा करंट जो भी आजकल का हो रहा है वो भी आ रहा है, और जो पहले जो हिस्ट्री है वो सब भी आपको आजकल न्यूज़पेपर और सभी मीडिया में वो दिखाई दे रहा है, और सुनते भी हो और पढ़ते भी हो। तो ये आपको एक फाउंडेशन दिया था स्कूल में कि आपको जनरल नॉलेज की आवश्यकता है। उसके बाद आप उसको लेना है आमतौर के जो जहाँ पे भी आसपास के जो हो रहे हैं, जो चाहे वो अमेरिका में जो हो रहा है, इलेक्शन का हो रहा है या और कुछ भी हो रहा है, बहुत आप ये सुंदर सब जनरल लता नॉलेज मैम, का बहुत ये सब जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम जनरल नॉलेज को ले रहे हैं अखबार के जरिए। और राजीव सर कुछ कहना चाह रहे थे, तो सर 30 सेकंड में इस प्रश्न के जवाब मैं में। ये कहना चाह रहा था जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं बच्ची को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उस समय जो जनरल नॉलेज होता था उसमें सूचनाएं अधिक होती थी, यानी पहला प्रधानमंत्री कौन था, छोटी नदी क्या है, बड़ी नदी क्या है। इस प्रकार ये बाद में महसूस किया गया कि ये एक प्रकार की जानकारी है जो बच्चों के सिलेबस में बोझ बनती है, और इस कारण से ऐसा किया गया कि उनको स्किल वाले जो चीजें हैं वो सिलेबस में डाला गया और उन चीजों को कम किया गया जो सामान्य ज्ञान। आज की स्थिति में अगर आप देखें तो उस समय का जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा करके आप अधिकारी या किसी प्लेस पे पहुंच जाते थे, किसी पद पे, लेकिन सामान्य ज्ञान क्या है कि आप अपने घर में बिजली अच्छा का कोई काम कर जी सकते जी, हैं क्या, अब साफ सफाई हमारे कर पास, सकते हैं क्या। यस सर, जी, तो समय कम है, तो इन जी कौशलों का, जीवन कौशलों का विकास करें, यही सामान्य ज्ञान है मेरे। जी, बहुत अच्छा, तो बहुत सुंदर रही आज की चर्चा, और प्रश्न तो बच्चों के पास भी बहुत हैं, तो हम फिर कभी जरूर इन प्रश्नों को लेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इस चर्चा में जुड़े, और बच्चे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछे, और जरूर हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करेंगे और आपके सवाल लेंगे जरूर। तो एक बार जरूर जरूर, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।